गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जे टेट इंग्लिश का सेकंड क्लास करेंगे और 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से चाहे तो मेरे चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के लिए। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको स्क्रीन पे डायरेक्शन दिख रहा है। रीड द पोएम गिवन बिलो and answer that follow by selecting the most appropriate option। यहाँ पे एक पोएम दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, सी टेट, जे टेट, एच टेट या कोई भी टेट्स है, कोई भी स्टेट्स में कोई भी टेट होता है और इंग्लिश का जो सिलेबस होता है उसमें अनसीन पैसेज दिया जाता है जिसमें एक पैराग्राफ हो या फिर एक पोएम हो। उस पोएम को आपको रीड करना है, उस पोएम को आपको समझना है और उसी के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका सवाल का जवाब आपको देना पड़ता है। तो जो आपके स्क्रीन पर अभी दिया गया है वो एक पोएम है जिसको हम लोग रीड करेंगे और फिर क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई बिल्ड वॉल्स दैट प्रोटेक्ट्स। नाउ जब भी आप रीड करिएगा पैराग्राफ, पोएम, कोई सा भी चीज़ अनसीन पैसेज में, यहाँ पे आई रेफर करता है जो राइटर है, जो पोएट है, जिसने इस पोएट को लिखा है। जो अगर पैसेज है तो जो राइटर्स है वो बिलोंग करता है आई, जो फर्स्ट पर्सन होता है। यहाँ पे बताया गया है, राइटर बताना चाहता है आई बिल्ड वॉल्स दैट प्रोटेक्ट। मैं दीवार बनाता हूँ जो मुझे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मुझे बचाता है। किस चीज़ से बचाता है वो देखते हैं। वॉल्स दैट शील्ड, वॉल्स दैट यूज, दैट से आई शैल नॉट यील्ड और रिवील हु आई एम और हाउ आई फील। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइटर जो है उसने एक दीवार बनाया है जो उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे बचाता है। वो उसके लिए क्या है, सुरक्षा कवच है, ठीक है। और वो वॉल्स उसको किससे बचाता है, हु आई एम, वो कौन है और उसको कैसा फील होता है उस चीज़ से उसे बचाता है। आई बिल्ड वॉल्स दैट हाइड, मैं दीवार बनाया हूँ जो मुझे छुपा के रखता है। वॉल्स दैट कवर व्हाट्स इनसाइड, एक ऐसा दीवार जिसके अंदर में सब कुछ छुपा हुआ है, सारा कवर करके रखा हुआ, सारा ढांक के रखा हुआ, सब अंदर में है वहाँ पे। Walls that stare or smile or look away or silent lies, walls that even blocks my eyes। यहाँ पे वॉल्स के बारे में बताया गया है, जो दीवार है, जो मुझे घूरते हैं, जो मेरे ऊपर स्माइल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइलेंट लाइज जो वर्ड है, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, वो अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखता है। वॉल्स दैट इवन ब्लॉक माई आईज, एक ऐसा दीवार जो मेरे आंखों के सामने में ब्लॉक करके रखा है, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। फ्रॉम द टीयर्स आई माइट हैव क्राइड, जो टीयर्स मेरे आंखों से निकले हैं, हो सकता है उसे भी उसने ब्लॉक कर दिया गया। नाउ फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखते हैं पोएम का जो हिडन मीनिंग है, जो अंदर में जो मीनिंग है वो क्या है। अगर आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच किए हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी पोएट्स कोई पोएम को डिलीवर करता है तो उसमें बहुत सारे हिडन मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे एक ऐसे मीनिंग्स होते हैं जो वो पोएम के थ्रू हमें अंदर की बात जो है बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो वॉल्स के बारे में बताया गया है, जो प्रोटेक्ट करता है, ये एक्चुअली में जो वॉल्स बार बार रिपीट किया गया है, ये वॉल्स जो है वो मकान हो गया, जो आपके घर हो गया, उसका वो दीवार के बारे में नहीं बात कर रहा है। ये वॉल्स वो अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स के बारे में बात कर रहा है। ये वॉल्स क्या है एक्चुअली में, ये वॉल्स जो बार बार उसने रिपीट किया गया है, जब हम किसी के बहुत नज़दीक रहते हैं, जब कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है, हम किसी के बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन में रहते हैं, तो हमारे बीच में एक दूरियां आ जाती है।
उसे यहाँ पे वर्ल्ड से कंपेयर किया गया है। ठीक है, वो वर्ल्ड एक्चुअली में यहाँ पे कंपेयर किया गया है, जो फासले बढ़ जाते हैं उसको बताया जा रहा है। वो फासलों से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने कि मेरा फीलिंग्स किसी को ना पता चले, मैं कौन हूँ मुझे ना पता चले, किसी को ना पता चले। वो वॉल्स जो है सब कुछ उसको हाइड करके रख रहा है, छुपा के रख रहा है, उसके अंदर में क्या है वो किसी से बताना नहीं चाह रहा है। वो अपनी फीलिंग्स को, यहाँ पे एक वर्ड हमने देखा है साइलेंट लाइफ, वो अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखना चाहता है, किसी को बताना नहीं चाहता है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को कोई चीज़ बताऊंगा तो क्या होगा ना कि उससे शायद मेरा केयर नहीं है, या फिर वो मेरा अच्छा से ख्याल नहीं रख सकता, या उसको मेरी फीलिंग्स का कदर नहीं है, तो फिर मैं उसको क्यों बताऊँ, ये हमारे बीच में दूरियाँ आ चुकी है। तो इस बारे में यहाँ पे पोएट जो है ये इस पोएम के थ्रू बताना चाहता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। वॉट आर द वॉल्स इन दिस पोएम मेड ऑफ। ये जो वॉल्स के बारे में बार बार बताया गया है, ये किससे बना है। ब्लड एंड फ्लैश से, हिडन फीलिंग्स एंड थॉट्स से, ब्रिक्स और एनी फिजिकल मटेरियल से बना हुआ है, या सीमेंट या टाइल से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड और फ्लैश मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, ब्लड जो खून है और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उससे बनाया गया है। या हिडन फीलिंग्स जो उसकी भावनाएं, छुपी हुई भावनाएं हैं और उसका थॉट्स है उससे बनाया गया, विचार है उससे बनाया गया है। या फिर ब्रिक्स जो ईंटा होते हैं या कोई भी फिजिकल चीज़ जिसे टच करते हैं मटेरियल, उससे बनाया गया है। या सीमेंट और टाइल से बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका है हिडन फीलिंग्स एंड थॉट्स से बनाया गया, हिडन फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो ये बी आपका सही आंसर है, बी आपका सही आंसर है। ठीक है, ये बी आपका सही आंसर है कि जो वॉल्स के बारे में वो बार बताया गया है, वो एक्चुअली में एक राइटर है जिन्होंने अपना जो फीलिंग्स है और अपना जो विचार उसे छुपा के रखा है। और ये वॉल्स इसीलिए बन चुका है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना विचार किसी के सामने बताऊंगा तो हो सकता है उसे कदर ना हो, या फिर वो उस विचार को एक्सेप्ट ना करे, या मेरे फीलिंग्स को समझे ना, इसीलिए उसने उसको छुपा के रखा है। और ये वॉल्स जो है धीरे धीरे डेवलप हो गया है। जब हम किसी को बहुत मानते हैं, किसी को बहुत पसंद करते हैं और हमारे बीच में कुछ दूरियां या कुछ फासले हो जाते हैं, तो हम अपने फीलिंग्स को धीरे धीरे क्या करते हैं, छुपाने लगते हैं, और उससे क्या होता है हमारे बीच में फासले आ जाते हैं। तो एक्चुअली में ये वॉल्स का जो बार बार इस्तेमाल हुआ है, ये फासलों के लिए हुआ गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of these has been used in the poet's presentation of the walls? नाउ यहाँ पे वॉल्स जो दीवार के बारे में यूज़ किया गया है, इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, ये इसमें से कौन सा डिवाइस है। इसे लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। एक सेशन में लूँगी आपका लिटरेरी डिवाइसेस पे, तो आपको मैं डिटेल्स में समझा पाऊँगी। अभी मैं इसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे देती हूँ आपको। लिटरेरी डिवाइसेस में मेटाफर है, सिमिली है, एल्ट्रेशन है, पर्सनिफिकेशन है। तो यहाँ पे जो वॉल्स है, पर्सनिफिकेशन मतलब क्या होता है, पर्सनिफिकेशन मतलब वो वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग जो पर्सनिफिकेशन लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ होते हैं जो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया है वॉल्स के लिए। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ओके, थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हेन वॉल एक्ट एज अ प्रोटेक्शन दे, अगर वॉल एज अ प्रोटेक्शन काम करे, एक्ट करने लगे, तो क्या होगा, क्या होगा फिर। टच द वंस हु आर ट्रूली लव्ड, सरेंडर टू स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, डू नॉट रिवील व्हाट इज इनसाइड, मेक वन शेड टीयर्स। अगर जो दीवार जो फासलों के बारे में बात किया जा रहा है, जो फासलों के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, अगर वो एज एक्ट करने लगे प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या होगा। टच द वंस हु आर ट्रूली लव, जो हमसे सही में प्यार करते हैं वो हमारे लिए क्या करने लगेंगे। सरेंडर टू स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सरेंडर टू स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब होता है कि कोई बहुत जिद्दी होता है, कोई बहुत ईगोइस्टिक होता है, कोई अपने बात पे ही अड़ा रहता है कि नहीं मुझे यही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं झुकूंगा। और यहाँ पे थर्ड में है डू नॉट रिवील व्हाट इज़ इनसाइड, अगर हमारे अंदर में कुछ ऐसा चीज़ है और हम किसी को पसंद करते हैं, कोई हमारा बहुत करीब है, अगर हम उसे बता नहीं सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सी नंबर तो गलत आंसर है।
मेक वन शेड टीयर, अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो हमारा एज अ प्रोटेक्शन काम कर रहा है तो वो हमें कभी रोने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड का जो है ए, फर्स्ट ए जो है राइट आंसर है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई हमसे सही में प्यार करता है तो वो हमारा कैसे प्रोटेक्शन करेगा, वो टच द वंस हु आर ट्रूली लव्ड, ऐसे उनको टच करेगा, ऐसे वो हमें प्रोटेक्ट करेगा जैसे हमें समझ में, जैसे हमें फील हो कि हाँ वो सही में हमारे लिए क्या करता है, रियली केयर करता है। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। वाई इज इट नॉट गुड आइडिया टू हैव दिस वॉल्स, क्यों ये एक अच्छा आइडिया नहीं है ये वॉल्स होने का, ठीक है। क्यों क्यों ये फासलाएँ आ जाते हैं हमारे पास, क्यों नहीं होना चाहिए। तो दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, क्या ये वॉल्स ब्रिक्स के बने होते हैं इसीलिए ये नहीं आना चाहिए। दे हर्ट अदर्स, इसके वजह से जो हमारा ऑपोजिट, जो हमारे ऑपोजिट पर्सन होते हैं उनको बुरा लगता है, उनको ख़राब लगता है। दे एक्ट एज अ पोर्ट्रेस, पोर्ट्रेस मतलब होता है दीवार, ये एक दीवार की तरह काम करता है। दे एक्ट एज अ प्रिजन एंड कीप लव्ड वंस अवे। तो वाई इट इज़ नॉट गुड आइडिया टू हैव दिस वॉल्स, ये क्या ये गुड आइडिया है कि वॉल्स ना रहे। तो अगर ये वॉल्स ना रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर ये वॉल्स रहेंगे, क्योंकि वाई इज़ इट नॉट अ गुड आइडिया टू हैव दिस वॉल्स, अगर ये वॉल्स ऐसा क्यों ये वॉल्स नहीं रहना चाहिए, अगर ये वॉल्स रहेंगे तो जो लोग हैं उनको ऐसा लगेगा कि वो जो है जेल, प्रिजन मतलब जेल, उनको ऐसा लगेगा कि वो लोग जेल में है। हम लोग किसी को कभी बांध के नहीं रख सकते हैं, राइट, हम लोग कभी किसी को बांध के नहीं रख सकते हैं। जिसको रहना है वो आपके साथ रहेगा, जिसको जाना है वो आपको छोड़ के एक टाइम चला ही जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर फोर का जो राइट आंसर है वो डी नंबर है, कि दे एक्ट एज अ प्रिजन एंड कीप लव्ड वंस अवे। अगर हम लोग किसी को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखेंगे ना, बहुत ज़्यादा जो दीवार हमारा बन जाता है, अगर हम लोग उसको पकड़ के रखेंगे तो वो क्या होगा ना, उनको ऐसा लगेगा कि वो लोग जेल में है, और वो जिससे आप ज़्यादा प्यार करेंगे वो आपसे ज़्यादा ही दूर होते जाएगा। तो कभी भी अगर किसी को बहुत मानते हैं या वो आपका बहुत करीब है तो उनको एकदम, उनको जिस तरीक़ा से रहना है उनको खुल के रहने दीजिए। तो उससे क्या होगा ना, उनको भी अपनी आज़ादी समझ में आएगी, और अगर वो आपके साथ लॉयल है, अगर वो आपको सही में केयर करता है या आपकी कदर करता है तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है फोर, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्सप्रेशन साइलेंट लाइफ इन द सेकेंड स्टैंजा इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है साइलेंट लाइफ, ठीक है, सेकेंड स्टैंजा में इम्प्लाइज मतलब साइलेंट लाइफ जो है उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइलेंट लाइफ यहाँ पे। तो वर्ड्स मेक वन हाइड वंस फीलिंग, worlds lie silently around all of us, worlds are silent, worlds are liars। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो साइलेंट लाइज वर्ड है सेकेंड स्टैंडर्ड में वो उसका तात्पर्य क्या है बताने का। तो वर्ल्ड्स मेक वंस हाइड वंस फीलिंग, ये साइलेंट लाइज का मतलब होता है कि कभी जो इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, किसी से बताना नहीं चाहता है, उसका मीनिंग है। वर्ल्ड्स लाई साइलेंटली अराउंड ऑल ऑफ अस, नो डाउट वर्ल्ड्स जो है बहुत लोगों के सामने जो है नॉर्मली रहता है, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड स्टैंडर्ड है उसका राइट आंसर अगर जाएगा तो वर्ल्ड्स मेक वन हाइड वंस फीलिंग, एक ऐसे इंसान को मजबूर कर देता है कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखे, किसी के साथ बयां ना करे। अब हम लोग पैडागोजी की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग इज़ टू। ओके, जब हम लोग रीडिंग करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ रीड करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ रीड करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। रीड फ्लुएंटली, क्या जब हम लोग रीड करते हैं तो हमें बीच में जो है एकदम रुकना नहीं चाहिए, एकदम फ्लुएंट होना चाहिए, कहीं पर कुछ गलत नहीं होना चाहिए। रीड लाउड एंड क्लियर, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना चाहिए और क्लियर पढ़ना चाहिए, आ रा मा ये आवाज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। या एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मतलब हम लोग को समझ में भी आना चाहिए।
या फिर यूज़ पंचुएशन मार्क्स एंड इंटोनेशन वाइल रीडिंग। इंटोनेशन मतलब फॉलिंग टोन जब होता है, राइजिंग टोन जब होता है, उसका इस्तेमाल सही जगह पे करना चाहिए। पंचुएशन, क्वेश्चन मार्क हो गया, कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इसका सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग इज़ टू रीड फ्लुएंटली होना चाहिए, नो डाउट। हमें जो है अच्छा से पढ़ना चाहिए, सही से पढ़ना चाहिए, ये भी ठीक है। रीड लाउड एंड क्लियर, हाँ जब हम पढ़ते तो हमें लाउड एंड क्लियर भी होना चाहिए। यूज़ पंचुएशन मार्क्स एंड इंटोनेशन वाइल रीडिंग, हाँ ये भी सही है, लेकिन इसका जो सुटेबल आंसर है वो एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ रीड कर रहे हैं और अगर हमें उसका मतलब ही ना पता हो तो कोई फ़ायदा नहीं रीड करने से। अगर आप लोगों ने थ्री इडियट्स देखा होगा तो वहाँ पे एक स्टूडेंट था जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वो सब कुछ रट्टाफिकेशन ही करता था, सब कुछ कॉन्सेप्ट जो भी होता था वो एकदम रट लेता था, जैसे कि एक तोते की तरह। और उसके बाद जब वो स्टेज पे जाता तो उसको उसका मीनिंग नहीं पता है। तो हर एक चीज़ होना चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात आपको कोई भी चीज़ आप पढ़े तो रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि एक्सट्रैक्ट मतलब आपको उसका मतलब आना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप रीड कर रहे हैं, उसका सही मतलब मीनिंग क्या है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। A language teacher at primary level should display poster, drawing boards and other reading material। यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज टीचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज टीचर है प्राइमरी लेवल में, शुड डिस्प्ले, ठीक है, उसे जो है डिस्प्ले करना चाहिए पोस्टर्स जैसे कि हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होता है, इंडिपेंडेंस डे है तो बच्चों को फ्लैग वगैरह बनाने के लिए दिया जाता है। जो पोस्टर्स बनाया जाता है उसे डिस्प्ले करना चाहिए। ड्राइंग बोर्ड्स जो होते हैं जिसमें ड्राइंग लगाया जाता है, वहाँ पे भी हमें ड्राइंग बोर्ड्स यूज़ करना चाहिए। एंड अदर रेटिंग मटेरियल जो होते हैं वो हमें यूज़ करना चाहिए, एट अ लेवल वेयर लर्नर्स कैन रीच देम टू कीप देम सिक्योर एंड अनडैमेज। क्या हमें ये सारी चीज़ इसलिए लगाना चाहिए कि जहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं वो कांट रीच देम, क्या वो लोग उसको टच ना कर पाए, और उसको उसको सिक्योर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, अनडैमेज ना हो तो वो लोग उसको टच ना करें और उनसे वो दूर रहे। क्या ऐसे हम लोग को इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए एज अ लैंग्वेज टीचर। और एट अ कंफर्टेबल हाइट और फॉर स्टूडेंट टू टच एंड रीड, एक ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे बच्चे जो है कंफर्टेबल है, उनके लिए हाइट के लिए वो लोग उसे छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वहाँ से निकाल के रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे जगह पे रखना चाहिए। या फिर आउटसाइड द क्लास ऑन बुलेटिन बोर्ड, क्या क्लास के बाहर आपको रख देना चाहिए बुलेटिन बोर्ड पे, या फिर इन द लाइब्रेरी वे लर्नर्स में विजिट एंड एक्सप्लोर द मटेरियल। हाँ ये भी ठीक है कि लाइब्रेरी में आप रख सकते हैं जहाँ पे लर्नर्स जो है जाके विजिट और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज टीचर की, तो लैंग्वेज टीचर को नो डाउट जब लैंग्वेज टीचर क्लास में जाते हैं तो उसको पोस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, उसे ड्राइंग बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी और जो भी रीडिंग मटेरियल उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बच्चों को उससे दूर नहीं रख सकते, तो आपको उसको इस ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे बच्चे रीच कर पाए, रीड कर पाए, टच कर पाए। तो सही आंसर होगा एट अ कंफर्टेबल हाइट ऑफ स्टूडेंट टू टच एंड रीड दैम। अब प्राइमरी लेवल का बच्चा है, अब आप रख दोगे उसको ऊपर में लाइब्रेरी के सबसे ऊपर फ्लोर में या कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे उनका हाथ ही ना जा पाए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। जहाँ पे टीचिंग मटेरियल्स है वहाँ पे वो लोग उसे देखेंगे, छुएंगे, समझेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको वो लोग टच एंड फील करके, महसूस करके वो लोग बना सकते हैं या उनको रीड कर सकते हैं। तो आपको उनको कंफर्टेबल हाइट और प्लेस में देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रीड कर चलते हैं। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो। ना पोर्टफोलियो क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। पोर्टफोलियो वो होते हैं जैसे कि अगर किसी की शादी हो चुकी है या आपके घर में आपके मम्मी पापा की शादी हो चुकी है, कोई भाई बहन की शादी हो चुकी है, तो आप देखे होंगे वहाँ पे उनके पास एक एल्बम होगा जहाँ पे मेहंदी की रस्म है तो वहाँ पे फ़ोटोज़ है,
हल्दी के रस्म है तो वहाँ पे फ़ोटो है, तो वहाँ पे एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, शादी से पहले उनके साथ मतलब जो भी उनका मेमोरीज है वो वहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे बताया गया है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो, यहाँ पे एक कौन सा ऐसा चीज़ है जो पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है ना। पहला है ड्राइंग, ए नंबर में ड्राइंग है, तो ड्राइंग पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। अगर कोई भी बच्चा किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो आप उसका पेज जिसमें वो ड्राइंग की है उसको उसके जो रजिस्टर होता है वहाँ पे आप रख सकते हैं, आप वहाँ पे रख सकते हैं उनका जो भी ड्राइंग होता है वहाँ पे नाम लिख के रख सकते हैं कि हाँ, तो ये पोर्टफोलियो का पार्ट है। वर्कशीट भी पोर्टफोलियो का पार्ट से, वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 हम लोग करवाते हैं, तो ये भी एक पोर्टफोलियो का पार्ट है, ये आप दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट वर्कशीट में उसने इतने मार्क्स लाए, सेकंड वर्कशीट में इतने मार्क्स लाए, तो ये भी पोर्टफोलियो का पार्ट है। क्लासरूम डिस्कशन पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है। अब बच्चा क्लासरूम में क्या कर रहा है आप ये नहीं दिखा सकते हैं, राइट। आप ये नहीं दिखा सकते बच्चा क्लासरूम में क्या कर रहा है, बच्चा ने बदमाशी किया, बच्चा ने क्या किया, आज वो बुक्स नहीं लाया था या क्लास में डिस्कशन हुआ था वो बहुत एक्टिव था, तो ये आप पोर्टफोलियो में इसको काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप इसको दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। और फोटोग्राफ्स पोर्टफोलियो का पार्ट होता है। फोटोग्राफ्स आज अच्छा है, एक फोटोग्राफ 1 लिया आपने, फोटोग्राफ 2 लिया, तो उसका भी आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। अपने फाइल्स में रख सकते हैं बच्चा के, किसी का कोई अगर बच्चा है फॉर एग्जांपल किसी बच्चा का नाम है, स्टूडेंट का नाम है अमित, तो अमित का फोटोग्राफ्स 1 में उसने इस तरीके से किया, फोटोग्राफ्स 2 में, तो वो एक पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, उसका जो रिकॉर्ड्स होता है वो रख सकते हैं। लेकिन क्लास डिस्कशन पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो बिना देखे ही सही दे देते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा नॉट मतलब नहीं है, पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। In a good dash, all sentences work together to support the main idea, ठीक है। इन अ गुड एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे डैश खाली स्थान दिया गया है जो मेन आइडिया को सपोर्ट करे ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन हमने एक पैराग्राफ लिखा जिसमें पोल्यूशन है, तो वो पोल्यूशन के बारे में ही लिखेंगे। वहाँ पे हम लोग पोल्यूशन के बारे में लिखते लिखते हम लोग डाउरी के बारे में तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या करप्शन के बारे में नहीं लिख सकते हैं, हम लोग वहाँ पे पोल्यूशन के बारे में ही लिखे हैं। तो एक ऐसा पैराग्राफ जहाँ पर मेन आइडिया को फोकस किया जा रहा है तो वो जो है पैराग्राफ ही उसको बोला जाएगा, ठीक है, उसे पैराग्राफ ही बोला जाएगा। ड्राफ्ट वो होता है जो आप बना के रखते हो, आपको देना होता है नहीं देना होता, उसे बोलते हैं। पैराफ्रेज वो होते हैं जहाँ पे आप अपने वर्ड्स लिखते हैं, अपने वर्ड से लिखते हैं, ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स आप वहाँ पे लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं। एडिटिंग कुछ वर्ड्स कभी आप ऐड करते हो, कुछ वर्ड्स कभी आप वहाँ से डिलीट करते हो या निकाल देते हो, कभी आपको ऐड करना होता है कभी आप डिलीट कर देते हो, तो इसे हम एडिटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन अ गुड डैश और सेंटेंसेस वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द मेन आइडिया। एक ऐसा क्या है वो पैराग्राफ है, ड्राफ्ट है, पैराफ्रेज है या एडिटिंग है जहाँ पे और सेंटेंस टुगेदर सपोर्ट करता है मेन आइडिया को, तो ये आपका पैराग्राफ है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। डांस प्रोवाइड अस विद द क्यूज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नाउ ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमें प्रोवाइड करता है बिटवीन द लाइन्स पढ़ने के लिए। तो रीड अलाउड तो नहीं होगा ये, ठीक है, रीड अलाउड तो नहीं होगा ये, इसे आप बिल्कुल ही मत हटा दीजिए, रीड अलाउड नहीं होगा। गाइडेड रीडिंग आपको पता है जब आप रीड करते हो और आपकी टीचर जब गाइड करती है तब उसे हम लोग गाइडेड रीडिंग बोलते हैं। और रीड अलाउड जहाँ पे बच्चा जो है जोर जोर से रीड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास है, एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है पहले इसकी ओर चलते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग वो होता है जब बच्चा जो अपने इंजॉयमेंट के लिए रीड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कॉमिक्स पढ़ा, उसने चाचा चौधरी का कॉमिक्स पढ़ा या उसने कोई लव स्टोरी पढ़ा, तो उसको उसमें एंजॉय लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है उसको रीड कर रहा है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है जहाँ पे वो कोई चीज़ को रीड करता है, जहाँ उसको एंजॉयमेंट मिलता है उसमें वो रीड करता है, तो उसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग बोल सकते हैं। नाउ इंटेंसिव रीडिंग जो है ये सही आंसर है बिटवीन द लाइन, मतलब स्पेसिफिक वो कोई चीज़ को ढूंढ रहा है, स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में वो नोट डाउन कर रहा है या उसके बारे में समझ रहा है, तो यहाँ पे इंटेंसिव रीडिंग होगा। डांस प्रोवाइड अस विद द क्यूज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। यहाँ पे बताया गया है कि डांस कौन सा यहाँ पे प्रोवाइड्स करता है हम लोग को, जब हम लोग लाइन के बीच में पढ़ते हैं, स्पेसिफिक किसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर दीजिएगा
और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ क्लास 3 में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।